हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। पति अपने सारे कर्तव्य जीते जी निभाता है और पति के मरने के बाद भी उसकी पत्नी पूरी इज्जत के साथ जीती है। और वो कैसे जीती है तो ये हम इस कहानी में सुनेंगे। तो कहानी का नाम है पति हो तो ऐसा। अब शुरू करते हैं कहानी। बड़े से मॉल में अपनी सहेली के साथ चहलकदमी करते हुए साड़ी की दुकान की तरफ गई अलका। एक शो केस में काले रंग की साड़ी उसे बहुत ही अच्छी लगी और वो साड़ी खरीदने के लिए जब गई तो सेल्स गर्ल्स की ओर पलटते हुए देखा तो वह चौंक गई क्योंकि वह उसकी ननद मीनाक्षी थी। अरे मीनाक्षी, तुम यहाँ? उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा। वह कुछ बोली नहीं, बस इतना पूछी, किस तरीके की आपको साड़ी दिखाऊं? बहुत ही मीठे स्वर में। कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यूं ही देख रही थी। अलका के मुंह से भी इतना ही किसी तरीके से निकला। मीनाक्षी कुछ बोलती उससे पहले ही अलका बोल पड़ी। मीनाक्षी, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बातें कर सकती हूँ? क्षमा कीजिए भाभी, मैं काम के समय व्यक्तिगत कारणों से अपना स्थान छोड़ने की अनुमति मुझे नहीं है। आशा है कि आप समझ गई होंगी। वह मीनाक्षी धीमे स्वर में उतर दिया और इस तरीके से फिर से वह मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। चलो जल्दी से भोजन करके चलते हैं, लंच टाइम समाप्त होने वाला है। तानिया ने उसे झकझोर ही दिया और मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट की ओर चली गई। क्या लोगी? मैं तो अपने लिए कुछ चाइनीज मंगवा रही हूँ। और तुम क्या लोगी? मीनाक्षी पर निगाह दौड़ाई। मेरे लिए एक कॉफ़ी मंगवा लो, कुछ खाने का मन नहीं है। अलका ने उदास स्वर में बोला। क्या बात है, कैंटीन में खाने का तुम्हारा मन नहीं है? इसलिए तो हम यहाँ तक आए हैं। तानिया थोड़े रूठे स्वर में बोली। साड़ी कॉर्नर के काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल की ओर ध्यान से देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं दुपट्टा खरीदने लगी थी, पर तुमने तो उससे बात भी की थी और ध्यान से देखा भी था। ठीक कह रही हो तुम, मेरे मन में वही दिमाग पर बैठ गई है। और पता नहीं कौन है वह। नहीं तो वह मेरी ननद मीनाक्षी है। तानिया, ये क्या कह रही हो? वह यहाँ पर क्या कर रही है? साड़ियों के काउंटर पर साड़ियाँ बेच रही है। और क्या करेगी? पर क्यों? यही तो जानना चाहती हूँ मैं कि उसने बात तक भी नहीं की मुझसे ठीक से। और तुम उस सब को तो छोड़ो, वैसे भी तुम्हारा संपर्क तो 3 साल पहले ही छूट गया है। जब तुम्हारा पति ही नहीं जीवित है तो फिर उस सब से क्या मतलब? अब तानिया ने उस समय यश के छूट जाने पर कुछ सोचने समझने की शक्ति में तो मैं थी नहीं। मेरे मम्मी पापा भाई भाभी ने सबने विश्वास दिलाया कि वे मेरे बच्चे के सच्चे हितैषी हैं और मैं अपने ससुराल छोड़कर उनके साथ चली आई थी। उन्हें डर सता रहा था कि मेरे पति के बीमे और मुआवजे आदि के रूप में जो 20 लाख रुपए मुझे मिले हैं, कहीं वही 20 लाख रुपए मेरे ससुराल वाले सारे हथिया ना लें। और इस डर से उनको डरे हुए थे। पता नहीं तानिया, पर मेरे और मेरे पति के विवाह को मात्र 3 वर्ष हुए थे। परिवार का बड़ा कमाऊ बेटा हादसे का शिकार हुआ। उन पर तो दुखों का पहाड़ टूटा था। मैं स्वयं ही एक अनजान सी अपनी 2 वर्ष की बेटी को सीने से लिए और यही सोच रही थी कि ऐसे में मेरे परिवार ने क्या क्या जानती हो, क्या मैं कर सकती हूँ। मेरे दहेज की एक एक सामान वापस मांग ली। उन्होंने मेरी सास से विवाह में उन्हें दी हुई छोटी मोटी भेंट भी वापस लौटा दी और पता ही नहीं चला कि कब कैसे क्या हो गया। तो मेरी सास ने भी कहा, मेरा बेटा ही चला गया तो इन सब वस्तुओं को रखकर मैं करूँगी क्या? मेरी जान तो मेरे बेटे में बसती है। पर मैं अपनी बेटी सोनी को उठाकर जब मैं चलने लगी तो वे सब मेरे ससुराल वाले सारे सदस्य रोने लगे। मत जाओ अलका, तुम जाना ही चाहती हो तो सोनी को यहाँ छोड़ जाओ। सोनी जो कि बच्ची बच्ची का नाम है, और सोनी को यहाँ छोड़ जाओ। यह तो मेरे बेटे की एकमात्र निशानी है। हम पाल लेंगे। वैसे भी वह तुम्हारे भविष्य में बाधक ही तो बनेगी। तुमने क्या उत्तर दिया था अलका उस समय? मैं कुछ क्या कह पाती। उससे पहले ही बड़ी भाभी ने झपट कर मेरी बेटी को ले लिया। जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ अलका। उन दुख भरी यादों को याद करोगी तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तानिया ने उसकी सहेली ने सत्तावना दी। जीना तो वैसे भी दुभर हो गया है।
तब मैं कहाँ जानती थी कि धन के लालच में मेरा परिवार मुझे ले आया था। छोटे भाई सुनील ने कार खरीदी तो मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वादा किया था कि 1 साल में सारी रकम लौटा देंगे, पर लाख मांगने पर भी 1 पैसा नहीं लौटाता। अब तो मांगने का साहस भी नहीं होता। और सुनील उस प्रसंग के आते ही आग बबूला हो उठता है। चल छोड़ यार, यह सब पचड़े, और थोड़ा सा चाउमीन खा ले, भूख लगी होगी। तानिया ने धीरज बंधाया था। मैं लाख भूलने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे घर के लोग भूलने कहाँ देते हैं। अब बड़े भैया को फ्लैट खरीदना है तो प्रारंभिक शुरू के भुगतान के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने कह दिया कि सारी रकम सोनी के लिए स्थायी जमा कर दी है। तो कहने लगे खैरात नहीं मांग रहे हैं, बैंक से ज़्यादा ब्याज ले लेना। ऐसी भूल मत करना, तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं। मुझे नहीं लगता उनकी नीयत ठीक है, तानिया ने सलाह दी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे प्रति उनका प्रेम केवल दिखावा है। सोनी बेचारी तो बिल्कुल दब कर रह गई है, किसी का प्रेम नहीं हासिल कर पा रही। हर बात पर उसे डांटते झपटते रहते हैं। मैं बीच में कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं तुम सोनी को बिगाड़ रही हो। तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते? नहीं, वे तो अपने बेटों का ही पक्ष लेंगे। जब से मैंने बड़े भैया को फ्लैट के लिए 10 लाख देने से मना किया है, माँ तो मुझसे बात भी नहीं करती है। अलका के आंखों से आंसू आ गए। क्यों अपने को दुखी करते हैं अलका? अलग एक फ्लैट क्यों नहीं ले लेती? मैंने तो पहले ही तुझे समझाया था। क्या नहीं है तेरे पास? सुंदर है, उच्च शिक्षा है, मोटा बैंक बैलेंस है, और दूसरे शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती तू? मेरे जीवन में यश का स्थान कोई और नहीं ले सकता। मैं उनकी निशानी के साथ, मैं अपनी सोनी के साथ खुश हूँ, और सोनी के लिए सौतेला पिता लाने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। जब मैं अपने माता पिता के घर ही हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत होती है। अगर मैं सोनी यानी अपनी बेटी के लिए दूसरे पिता का सौतेला पिता लाऊं तो वो कितनी दुविधा में रहेगी। इसीलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। तानिया ने अपना नाश्ता समाप्त करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद दूसरा विवाह नहीं करना चाहती। यूं ही मुझसे, सोनी से नहीं। मेरे पास नौकरी में अधिक रुचि थी। चलो ठीक है, तुम सही सब गलत, बहस में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तानिया ने बोलते हुए बिल चुकाया और दोनों सहेलियां मॉल से बाहर आ गई। कार्यालय में के बीच ही मीनाक्षी का भोला भाला चेहरा अलका की आंखों के सामने तैरता हुआ नजर आ रहा था। अभी भी उसके चेहरे से मीनाक्षी नहीं उतर रही थी। 5 बजते ही अलका अपना स्कूटर उठा के मॉल के सामने आके खड़ी हुई और इंतजार करने लगी मीनाक्षी का। आखिर में मीनाक्षी आती हुई नजर आई। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं पे हैं? आप तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट के चली गई वापस। मीनाक्षी ने उसे देखकर हाथ जोड़ के नमस्ते किया। मैं तब से यहीं नहीं हूँ। मैं और मेरी सहेलियाँ यहाँ लंच करने के लिए आए थे और हम लोग खा के यहीं बैठकर बातें करेंगे। अलका ने अपना स्कूटर पिछली सीट की ओर बैठने का इशारा किया था, लेकिन मीनाक्षी ने मना कर दिया। नहीं भाभी, मेरी बस छूट जाएगी। देर हो जाने पर माँ बहुत चिंता करने लगती है। मीनाक्षी कुछ उदास स्वर में बोली। बैठो मीनाक्षी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। अलका ने अधिकारपूर्ण स्वर में मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ना नहीं कर पाई, मना नहीं कर पाई। अब बताओ, तुम्हें मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रेस्टोरेंट के आमने सामने बैठते ही पूछा था अलका ने। हमेशा एक सा नहीं होता समय भाभी। यश भैया का सदमा पापा सह नहीं पाए और पापा को हार्ट अटैक आ गया। जो कुछ भविष्य निधि में मिली थी उनके इलाज में और आशा दीदी की शादी में खर्च हो गए। पेंशन से फ्लैट की किस्त दें या घर का खर्च चलाएं, उस पर से भैया की डॉक्टरी की पढ़ाई, भैया की पढ़ाई की छोड़कर नौकरी करने जा रहे थे। मैंने ही कहा कि मैं तो प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकती हूँ, लेकिन भैया की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो पूरा परिवार का सहारा बन जाएंगे। इसलिए नौकरी मैंने ही कर ली। 7,000 भी बड़ी रकम लगती है आजकल। पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी मीनाक्षी। इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। एकदम से पराया कर दिया अपनी भाभी को। अलका के आंखों से आंसू आ गए। पराया तो आपने कर दिया भाभी। भैया क्या गए, आप तो हमें ही भूल गई। और जैसे आप घर छोड़कर गई, माँ तो बिल्कुल उदास सी हो गई। सदा ही एक ही बात कहती हैं। मैंने अलका को अपनी बहू नहीं बेटी समझा था, पर उसने तो अपने पति के मरने के बाद देखा भी नहीं पलट कर मुझे। सोनी को देखने के लिए तड़पती रहती है। उसके जन्मदिन पर बधाई देना चाहती थी, पर पापा ने मना कर दिया। कहने लगे आप सोचेंगी कि पैसों के चक्कर में बच्ची को बहका रहे हैं ससुराल वाले। मीनाक्षी किसी प्रकार से अपने आंसू को रोकने का सोच रही थी।
अलका ने खाने के लिए जो हल्का फुल्का मंगाया था वैसे ही पड़ा रहा। चाय भी ठंडी हो गई, पर दोनों में से किसी ने छुआ तक नहीं। मुझे घर छोड़ दो भाभी। माँ सदा यही सोचती रहती है कि कहीं कुछ अशुभ ना घट गया हो। मीनाक्षी उठकर खड़ी हुई। अलका मीनाक्षी को बाहर से ही छोड़कर चली गई। घर के अंदर जाकर किसी का सामना करने की साहस उसमें नहीं था। वैसे भी कहीं एकांत में बैठकर वह रोने का चाह रही थी। अनजाने में ही कैसे अन्याय हो गया उससे। यश की पत्नी होने के नाते उसे ही मुआवजा सारा मिला था और सारे पैसों के हकदार भी वही थी। उसी के स्थान पर नौकरी भी उसे मिली थी और वह सारे बंधन तोड़कर मुंह फेर कर चली आई थी। लो आ गई महारानी। घर आई तो अलका को देखते ही उसकी माँ ने सबसे पहले ताना मार दिया। अलका मन ही मन सोचने लगी, ये मेरी माँ है या सास? क्यों, क्या हुआ? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? अलका ने पूछ ही लिया। पूछ रही हो तो सुन भी लो। तुम सारा दिन भर गुलछर्रे उठाओ और हम तुम्हारी बेटी को संभाले, यह हमसे नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं गुलछर्रे उड़ा कर आ रही हूँ? सोनी आपसे नहीं संभलती, यह तो कभी कहा नहीं आपने। स्कूल के बाद क्रेच में डाल दूंगी, अलका ने सीधा सा बोली। अब अम्मा की सेवा करने की उम्र नहीं है, बड़े भैया चाय पीते हुए बोले और बड़ी भाभी हंस दी। मुझे भी एक प्याली दे दो, बहुत थक गई हूँ। अलका ने बात का रुख मोड़ना चाहे। बना लो अपने आप, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। वैसे तुम थी कहाँ अब तक? ऑफिस तो 5 बजे बंद हो जाता है और अब तो 7 बजने वाले हैं। मीनाक्षी मिल गई थी, उससे बातें करने में देर हो गई। मीनाक्षी को बड़ी भाभी पूछ बैठी थी। अरे वही इसकी छोटी ननद। वह क्या लेने आई थी तुमसे? माँ बोल पड़ी। कुछ लेने नहीं आई थी, मैंने ही उसे मॉल में देखा था तो बात करने के लिए उसी के इंतजार में मैं ही बैठी थी। बेचारी वह साड़ी की दुकान पर सेल्स गर्ल्स का काम करती है। माँ आप नहीं जानती, वह तो अलग ही, वहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही हैं। हमने फ्लैट के लिए केवल 10 लाख रुपए मांगे तो मना कर दिया, वहाँ जाने कितने लुटा कर आई है। अब बड़े भैया भी क्रोध में आ गए। ठीक है, मेरा पैसा है, जैसे और जहाँ चाहूँगी खर्च करूँगी। अलका ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर यहाँ क्यों पड़ी हो? वहीं जाकर रहो जहाँ पैसा लुटा रही हो। भैया, अलका इतने जोर से चीखी कि घर में हलचल मच गई। चीखो चिल्लाओ मत अलका। माना कि तुम बहुत धनी हो, पर घर में रहना है तो नियम कायदे से रहना होगा, नहीं तो जहाँ सींग लगा रही हो वहीं जाके रहो। बड़े भैया ने अपना निर्णय भी सुना दिया। भीतर कमरे में चले गए। अलका पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रह गई। लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वह ससुराल में खड़ी है या मायके में। तभी अंदर से सोनी के रोने की आवाज़ आई। सोनी कहाँ है? अलका के मुंह से अनायास ही निकल गया। अंदर सो रही है, थोड़ी चोट लग गई है, बड़ी जिद्दी हो गई है, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ रही है, उतर रही है, फिसल गई, सिर और चेहरे पे चोट आ गई। माँ ने धीरे स्वर में कहा। अलका लपक कर अपने उसी कमरे में दौड़ी गई और सोनी को गोद में उठा लिया। सोनी उसके कंधे से लगकर देर तक सिसकती रही। अलका चुपचाप अपने आंसू पीती रही थी। कुछ ही देर में माथे पर किसी स्पर्श का अनुभव कर वह पलटी। माँ बड़े प्यार से उसके माथे और कनपट्टी पर मालिश कर रही थी। भैया की बात का बुरा मान गई क्या बेटी? नहीं माँ, तकदीर ने जो खेल मेरे साथ खेला है उसमें भला बुरा मानने के लिए बचा ही क्या है। माँ हूँ तेरी, इतना भी नहीं समझेगी क्या? इसीलिए तो तुझे यहाँ ले आई थी। आंखें के सामने रहेगी तो संतोष रहेगा। सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश में, पर तू परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। बच्ची है और वो तुम्हारा भाई है, थक हार कर सब चुप हो जाएंगे। पर माँ, वहाँ से इस तरह के से आना कुछ ठीक नहीं हुआ। आपको पता है क्या, यश के पिता को हार्ट अटैक आया है, परिवार मुसीबत में है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। कुत्ते की दुम चाहे कितने ही दिनों तक दबा कर रखो, निकालने पर टेढ़ी ही रहेगी। तूने वहाँ जाने की ठान ली है तो जा, पर थोड़े दिनों के बाद रोती गिड़गिड़ाती हुई मत आना, माँ ने बहुत गुस्से में कहा। अलका ने सोनी की देखभाल के लिए छुट्टी तो ले ही ली थी, पर घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, मानो अलका से कोई पाप हो गया हो। एक सप्ताह के बाद अलका प्रतिदिन की तरह तैयार हुई। उसकी सहेली तानिया भी वहाँ आ जा गई। आज सोनी भी स्कूल जा रही है क्या? माँ ने पूछा। नहीं माँ, आज हम दोनों यश के घर पे जा रहे हैं, अपने घर। माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, उन लोगों को इस समय मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। अलका ने घर में सभी के गले मिलकर विदा ली और बाहर खड़ी टैक्सी में जाकर बैठ गई। अलका की माँ जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। देखो माँ, तुम्हारी सोने की चिड़िया फुर हो गई। क्यों दुखी होती हो? भाभी ने कहा। तो फिर
माँ ने कहा, पराया धन ही तो था पराया घर से चला गया। भैया ने ठेका लगाया और बोल पड़े, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। तो ये कहानी सुनिए आपने। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।